हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल की चारों समीकरण निकाल ली थी तथा मैंने आपको यह बताया था कि मैक्सवेल की चारों समीकरण को हमको किस फॉर्मेट में याद रखना है। मतलब उनके ऊपर से वेक्टर का साइन, जिस जिसके ऊपर वेक्टर साइन है वहां से एक भी साइन को हटाना नहीं है, सभी पे वेक्टर साइन लगा हुआ होगा तभी मैक्सवेल इक्वेशन करेक्ट होती है। तथा साथ में मैंने प्रतिबंध भी बताया था, कोई भी मैक्स किसी भी कंडीशन में अगर हमें या किसी भी माध्यम में अगर मैक्सवेल समीकरण लगानी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में होना चाहिए, म्यू एप्सिलॉन जे तथा रॉ का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए तथा लो चुंबकीय पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, तभी क्या है मैक्सवेल समीकरण किसी माध्यम पे अप्लाई होती है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो मैक्सवेल समीकरण से क्या करेंगे सातत्य समीकरण, जो कि आप किस में पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ी थी कि डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी किसके बराबर होता है, जीरो के। मतलब इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या पता चलता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो धारा घनत्व है या फिर आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो तथा उसके एकांक आयतन या एकांक क्षेत्रफल के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, दोनों के बीच में रिलेशन किससे पता चलता है, सांतत्य समीकरण से पता चलता है। आज हमें जो है मैक्सवेल समीकरण की सहायता से इस समीकरण का प्रूव करना है या फिर हमें ये पता करना है कि हमें ये, या फिर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये कि सांतत्य समीकरण किसमें, मैक्सवेल समीकरण के अंदर, मैक्सवेल समीकरण में निहित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैक्सवेल समीकरण के अंदर ही क्या है, सांतत्य समीकरण उसके अंदर ही उपस्थित है, या फिर हम उसी के अंदर से क्या कर सकते हैं, सांतत्य समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। यह आपके 2013 के बाद में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आप लोगों के 3.5 नंबर या कभी कभार 2 नंबर के अंदर या फिर 7.5 नंबर के अंदर एक टुकड़े के रूप मैक्सवेल समीकरण पूछ ली, उसी के बाद में सांतत्य समीकरण का भी प्रूफ पूछ लिया के रूप में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि सांतत्य समीकरण का किससे, मैक्सवेल समीकरण से प्रूव करना। तो इसके प्रूव कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है ये मैक्सवेल समीकरण के रूप में प्राप्त की जाती है। जो आपने मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण पढ़ा था, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर किसके बराबर होता है, जे वेक्टर प्लस डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी के। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण का क्या कर ले, डाइवर्जन, इस समीकरण का क्या कर लेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे, क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेने, डाइवर्जेंस लेने पे क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर डॉट क्वेश्चन में जे वेक्टर प्लस डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। अब यहाँ पे देखिए ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, सदिश के कर्ल के डाइवर्जेंस को, कर्ल के डाइवर्जेंस को, और किसी भी सदिश के कर्ल के डाइवर्जेंस का मान किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। जब सदिश के कर्ल के डाइवर्जेंस का मान शून्य के बराबर है तो ये टर्म्स तो किसके बराबर होगी, जीरो के। तो इस कंडीशन में क्या बचेगा, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल वेक्टर डॉट डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी बराबर जीरो। इसको आगे या फिर इसको समाकलन के अंदर की तरफ लेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल बाय डेल टी डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर जीरो। और हमने मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से क्या पढ़ा था, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से
मैक्सवेल के प्रथम समीकरण किसी भी माध्यम में क्या पता था, डेल वेक्टर ऑफ डी वेक्टर किसके बराबर होता है, रॉ के बराबर होता है। इस मान को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, प्लस के डेल ऑफ रॉ अपॉन डेल ऑफ टी बराबर 0, जो कि एक क्या है, सातत्य समीकरण है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो सातत्य समीकरण है वो किसके अंदर निहित होती है, मैक्सवेल समीकरण के अंदर निहित होती है। अतः क्या स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि सातत्य समीकरण किसके अंदर, सातत्य समीकरण मैक्सवेल समीकरण में निहित होती है। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, या जब हम चतुर्थ समीकरण या प्रथम समीकरण का उपयोग करें तब हमें क्या मिल रही है, सातत्य समीकरण मिल रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो सातत्य समीकरण है वो किसके अंदर निहित है, मैक्सवेल समीकरण के अंदर ही निहित है। अब हमें क्या करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करना है, विद्युत किसी भी माध्यम में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक मुक्त आकाश या फ्री स्पेस के अंदर में क्या करना पड़ेगा, मैक्सवेल की समीकरण को ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रदर्शित करेगी। तो एग्जाम में है उसके रूप में या फिर आपकी जो बुक है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उस इसके बारे में जो टॉपिक वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण किस अवस्था में, मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण, या फिर ये कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का मुक्त आकाश में समीकरण। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी भी मुक्त आकाश में या फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन को ज्ञात कीजिए या मैक्सवेल समीकरण को लिखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मुक्त आकाश में मैक्सवेल समीकरण को ज्ञात करेंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण को ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in a free space। एक फ्री स्पेस। तो मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण है या फिर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग किया जाता है। मैक्सवेल समीकरण का उपयोग, या फिर ये कह सकते हो जो कि विद्युत चुंबकीय या मुक्त आकाश में है, आकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के लिए
लिए किसकी इक्वेशन ज्ञात करनी है हमें? के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण को ज्ञात करने के लिए वो के समीकरण को ज्ञात करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? ज्ञात करने के लिए ये हमें क्या करना पड़ेगा? मुक्त आकाश में ही मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? मैक्सवेल समीकरण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, या फिर जो इक्वेशन निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण निकलेगी। तो इनको ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी फ्री स्पेस में किसका उपयोग करना पड़ेगा? मैक्सवेल की समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। किस स्पेस में? फ्री स्पेस में मैक्सवेल की समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। तो जो ये फ्री स्पेस है, इस मुक्त अवस्था के अंदर या इस मुक्त आकाश में, फ्री स्टेट या फिर मुक्त आकाश को हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी माध्यम की मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा माध्यम जो कि किस अवस्था में हो? मुक्त अवस्था में हो। और हमने जितनी भी मैक्सवेल समीकरण पढ़ी वो सब किस में? फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने क्या पढ़ा? एक किसी बंद परिपथ के अंदर विद्युत बल रेखा की संख्या जो होती है वो किसको? फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, और वो फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर? आवेश घनत्व तथा उस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। सेकंड इक्वेशन भी हमने बंद परिपथ के ऊपर पढ़ी, थर्ड भी बंद परिपथ में और फोर्थ भी बंद परिपथ में। तो मुक्त आकाश में क्या होगा? मुक्त आकाश में हमें क्या होना चाहिए? आवेशों की संख्या किस अवस्था में होनी चाहिए? मुक्त अवस्था में होनी चाहिए। या धारा घनत्व भी किस अवस्था में होना चाहिए? मुक्त अवस्था में होना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम हो तो जो ये रॉ हमने पढ़ा था वो कौन सा? बंद परिपथ में या फिर एक किसी पृष्ठ के अंदर बंधित अवस्था में आवेशों की संख्या, या फिर ये किसको बताता है? आवेश वाहकों की संख्या को प्रदर्शित करता है किसी भी पृष्ठ में, तथा इसके कारण जो धारा बहती है उसके कारण धारा घनत्व जे उत्पन्न होता है, वो भी किसके कारण? आवेश वाहकों के कारण होता है। तो जो बंद परिपथ या किसी भी पृष्ठ के अंदर बंधित अवस्था में जो आवेश होते हैं उनको, उसके कारण जो आवेश घनत्व होता है वो रो होता है, तथा उसके कारण जो धारा बहती है वो जे होती है। तो मुक्त अवस्था में जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए मुक्त आकाश के अंदर आवेश घनत्व हमेशा शून्य होता है। आवेश घनत्व शून्य होने के कारण, उसके आवेश घनत्व शून्य होने के कारण चालन धारा घनत्व का मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मुक्त आकाश जो होता है उसमें रो का मान तथा जे का मान क्या होता है? जे का मान शून्य होता है। और मुक्त आकाश के अंदर निर्वात में विद्युतशीलता तथा पारगम्यता जो है वह क्रमशः किससे प्रदर्शित की जाती है? क्रमशः एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन बराबर किससे? एप्सिलॉन नॉट, तथा म्यू बराबर किससे? म्यू नॉट से प्रदर्शित, म्यू नॉट से प्रदर्शित की जाती है। मतलब अगर हम मैक्सवेल की इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें मुक्त आकाश में रॉ का मान 0 हो जाएगा, जे का मान 0 हो जाएगा, और जहां पे हम विद्युतशीलता के रूप में माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता के रूप में म्यू यूज करते थे, उनकी जगह पे क्या जाएगा? एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का यूज किया जाता है। तो अब अगर रॉ का मान 0, जे का मान 0, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और म्यू बराबर म्यू नॉट हो जाए
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैक्सवेल की समीकरण को इस माध्यम के रूप में लिखना है। यहाँ पे रो तथा जे का मान 0 रख के एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और म्यू बराबर म्यू नॉट रख के ये मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखिए वो कैसे प्राप्त होगी। अतः हम मैक्सवेल के समीकरण को भी किसमें लिख सकते हैं, मुक्त आकाश में, क्योंकि 2 नंबर की क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मुक्त आकाश के लिए मैक्सवेल की समीकरण क्या होगी। तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को यहाँ से ये क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए, मुक्त आकाश में मैक्सवेल की समीकरण क्या होती है। अतः मुक्त आकाश में इसकी मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की समीकरण क्या होगी वो पता कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि रॉ का मान 0 है। तो उस कंडीशन में इसको हम किस रूप में और लिख सकते हैं, डेल डॉट डी वेक्टर बराबर 0। ये क्या होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी वेक्टर बराबर 0, यहाँ पे डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर किसके बराबर होता है, 0 के। समीकरण 2 हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। इसको हम किस रूप में भी ले सकते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर म्यू नॉट ऑफ डेल ऑफ एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से जो मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन उसको भी लिख सकते हैं, जो कि डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर किसके थी, डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी वेक्टर के बराबर थी। क्योंकि यहाँ पे जे वेक्टर का मान 0 है तो ओनली फॉर डी वाली या विस्थापन वाली टर्म ही बच जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरी फॉर्मेट में डेल वेक्टर जो इसकी टर्म्स थी या फिर इसका मान जो था वो इस प्रकार से था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। इसका दूसरा फॉर्मेट वो क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ये क्या होगी समीकरण नंबर 4। तो अगर हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी ये पूछ ले कि मुक्त आकाश में मैक्सवेल की समीकरण क्या होगी, तो ये 4 इक्वेशन लिखनी है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे ये 4 इक्वेशन, तो हमें 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं 4 इक्वेशन की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में किसको ज्ञात करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में से चारों इक्वेशन का यूज होगा, लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कौन सी है, समीकरण नंबर 3 और 4 है, उनकी सहायता से या इन चारों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इक्वेशन को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 का हम क्या लेंगे, पहले 3 का कर्ल लेने पर समीकरण नंबर 3 का कर्ल लेंगे तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या आएगी, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल वेक्टर क्रॉस डेल ऑफ बी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपने फर्स्ट ईयर है उसके अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कर्ल्स का, डेल वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, डेल वेक्टर कोष्टक में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यहाँ से जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, डेल वेक्टर कोष्टक में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर के रूप में इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से अब चेंजिंग सिर्फ इस इक्वेशन में क्या है, एक ही जगह पे हमें ई लगाना, बाकी इक्वेशन सेम आएगी। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन प्राप्त होगी वो किस रूप में आ जाएगी, डेल वेक्टर कोष्टक में डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ई वेक्टर, और इसमें से अगर हम समाकलन को बाहर ले लें, सॉरी अवकलन को, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी, कोष्टक में क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन
जिसमें डेल डॉट ई वेक्टर का मान 0 है उसका उपयोग करेंगे, और दूसरा कौन सा किसका उपयोग करेंगे, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण का उपयोग करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सवेल की फर्स्ट तथा हम ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 तथा क्या कह सकते हैं और दूसरा इक्वेशन नंबर 1 तथा 4 से मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 तथा 4 से मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये टर्म किसके 0 के बराबर हो जाएगी, तो क्या मिलेगा माइनस के डेल स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन वो किस फॉर्म में आ जाएगी, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस गया, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, डेल स्क्वायर ऑफ ई वेक्टर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। ये किसके रूप में मिल गई, चुंबकीय इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमें विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण प्राप्त होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी उसकी समीकरण क्या होगी, यह होगी। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या फिर विद्युत जो ये विद्युत क्षेत्र के रूप में हमने निकाले, इसी तरीके से हम क्या करें, अगर इक्वेशन नंबर किसका करें 4 का हम क्या कर ले, इक्वेशन नंबर 4 का भी अगर हम क्या कर ले कल निकाल लेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में भी हमें क्या मिल जाएगी, चुंबकीय समीकरण का, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चुंबकीय समीकरण का भी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का हम क्या कर लेंगे, कर ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4 का कर लेने पे, तो इक्वेशन नंबर 4 का कर लेंगे तो क्या आएगा, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ डेल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस पोस्ट में क्या जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेम वही के वही मान रखेंगे, तो क्या होगा, डेल वेक्टर क्वेश्चन में डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, इसको अंदर की तरफ तथा आउटलाइन को इन दोनों कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल ऑफ टी पोस्टर में डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से तथा समीकरण नंबर 3 से इसके अंदर मान रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 और 3 से मान रखने 2 और 3 से मान रखेंगे तो ये टर्म तो किसके बराबर चली जाएगी, 0 के बराबर। तो जो टर्म बचेगी वो क्या होगी, माइनस के डेल स्क्वायर अपॉन बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस के डेल ऑफ, यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पहले से डेल बाय डेल टी था, इस वजह से वहां पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये डेल अपॉन डेल टी तो है ही, इसके अंदर एक और क्या आ जाएगा, डेल ऑफ बी अपॉन डेल टी, डेल ऑफ बी अपॉन डेल ऑफ डेल टी। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन बनेगी, ये माइनस से माइनस गया, तो ये इसी की तरह एक ये क्या इक्वेशन आ गई, डेल स्क्वायर ऑफ ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ऑफ बी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 तथा 6 हमने जो निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 5 तथा 6 ये किसको प्रदर्शित करती है, ये निर्वात में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश समीकरण है, या फिर ये कह सकते हो वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, निर्वात के अंदर समीकरण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये समीकरण नंबर 5 तथा 6 जो मिली है, समीकरण नंबर 5 तथा 6, समीकरण नंबर 5 तथा 6 किसको प्रदर्शित करती है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र
सदिश के समीकरण है जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर नॉर्मली किसी माध्यम मुक्त अवस्था के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण पूछेंगे तो वो क्या होंगी, ये जो डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर ई वेक्टर तथा डेल स्क्वायर बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर है। ये किसको प्रदर्शित करेगी, मुक्त अवस्था में या मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण को प्रदर्शित करती है। और किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग समीकरण है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग समीकरण है वो क्या होता है, तरंग समीकरण डेल स्क्वायर ऑफ साइन बराबर, यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑफ साइन बराबर जो होता है वो किसके होता है, 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसी भी वेव का समीकरण है। कोई भी अगर वेव ले, विद्युत चुंबकीय तरंग लो या अदर कोई भी जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक्स रे वाई रे कोई भी तरंग, एक्स रे गामा रे वगैरह कोई भी ले, तो उन तरंगों को जो जिससे समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो तरंग समीकरण कौन सी होती है, डेल स्क्वायर साइन बराबर 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर, जहां पे साइन क्या है, तरंग फलन तथा वी क्या होता है, तरंग का वेग। तो हम क्या कर सकते हैं, मुक्त अवस्था में इस समीकरण का इन दोनों समीकरण से तुलना करके क्या कर सकते हैं, मुक्त अवस्था में तरंग के समीकरण या फिर किसी भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी वेलोसिटी क्या है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 7 तथा 6 का क्या करेंगे, कंपेरिजन करते हैं। समीकरण नंबर 6 तथा क्वेश्चन नंबर 5, 6 तथा 7 की तुलना करने पर, क्वेश्चन नंबर 6 तथा 7 की 5, 6, 7 की तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में जो v है वो स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 8। हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 8 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मुक्त अवस्था में तरंग के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। और निर्वात में जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है इसका मान, तथा वहीं पर एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर के बराबर इसका मान होता है। अब इन दोनों मानों को किस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रखेंगे वी स्क्वायर वाले में, तो हमें जो मान मिलेगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां से जो v है इसलिए v बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 4 पाई इंटू 10⁻⁴ 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 जो कि लगभग किसके 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आता है, जिसका मान प्रकाश के वेग के बराबर है, लगभग प्रकाश की गति या प्रकाश की जो किरण होती है उसकी वेलोसिटी के बराबर है। तो हमें ध्यान रखना है कि मुक्त आकाश जो है उसमें जो भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का 6 है उसका सॉल्यूशन किसके समान होता है या किस तरंग के जैसा होता है उसका मान हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।